इंटरमीडिएट में लास्ट अपवर्तन के रूल्स पढ़ने के बाद में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी भी अवतल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपको फार्मूला डिराइव करना है, इसका निगमन करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक सरफेस लिया, एक पृष्ठ लिया, इसका नामकरण कर दो एस पी एस डैश। ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखें कि बाहर इसके एयर है, तो ये पूरा जो सरफेस है ये सब किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है या कांच का बना हुआ है। ठीक है, ग्लास। सबसे पहले इसका डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यानी मुख्य अक्ष। इस सरफेस के लिए इसका कर्वेचर पॉइंट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहां पर होगा, जिसकी सहायता से आप इसके ऊपर एक नॉर्मल खींचोगे। नॉर्मल इस पॉइंट पर आपको बनाना है। ठीक है, तो कुछ 90 डिग्री बनाती हुई एक रेखा, ये आपका अभिलंब कहलाएगा। जिस पॉइंट पर आए उसको आप एम कंसीडर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाना है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इट इज रिप्रेजेंट बाई ओ से प्रदर्शित कर दिया आपने। इस ओ से प्रकाश की किरण चलेगी, रे ऑफ लाइट, और स्ट्रेट बनाने की कोशिश करें, ये सीधी जाएगी। आफ्टर द रिफ्रैक्शन, जैसे ही इस पॉइंट पर ये गिरेगी, ठीक है, यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी, और अपवर्तन की घटना में आप जान लो कि अब जो लाइट ऑफ रे है वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, एयर से ग्लास, वायु से किस में जा रही है, कांच। ठीक है, तो जाना चाहिए था इसको सीधे सीधे, लेकिन क्या होगी, ये बैंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्थ, ये अविलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, एक चीज जो आप पिछले वाले वीडियो में पढ़ते आए, अविलंब और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ ये एंगल आपका क्या होगा, आई से दिखाएंगे। ठीक इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे यानी अपवर्तित किरण के बीच में बना ये कोण आपका आर, यहाँ पे शो कर लेते हैं, आर बनेगा। इस रे को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपको आई पॉइंट पर इमेज बनाती हुई दिखाई देगी। यहां पर ये नॉर्मल की लाइन और ये इस वाली अपवर्तित किरण को आप पीछे की तरफ बढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है इसको डबल लाइन से दिखा देते हैं, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, आर। ठीक है, मेन ये इसका पूरा डेरिवेशन आप तभी कर पाएंगे जब इस चित्र को आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम एंगल बनाते हैं, यानी एम के द्वारा ओ से बनने वाला जो कोण है वो आपका अल्फा, एम के द्वारा आई के द्वारा बनने वाला कोण बीटा, सी के द्वारा एम पर बनने वाला कोण आपका गामा। ठीक है, इसके बाद दूरियां दिखाने के लिए एम से एक नॉर्मल खींचिए, इसको कह दीजिए एम एन। ठीक है, सी से लेके आर तक की, एन तक की डिस्टेंस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट बाई आर। ठीक है, वैसे तो सभी दूरियां पी से नापी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट ये देंगे कि एन और जो पी पॉइंट है ये बहुत पास पास है। ठीक है, तो चाहे आप पी से नापो चाहे एन से नापो, डिस्टेंस आपकी किसके बराबर आएगी, आर में भी एक चीज अभी इनकम्प्लीट है, वो क्या है बताएगा कोई, वो है इसका साइन। ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव क्यों आएगा, देखो हम मैंने क्या बताया था पिछले वाले वीडियो में, अगर आप यहाँ पर कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपकी एक्स ओ वाई यहाँ मूल बिंदु है, पॉइंट मूल बिंदु हो, इससे इधर जितनी भी दूरियां नापोगे वो पॉजिटिव यानी एक्स एक्सिस, इधर नापोगे एक्स डैश आ रही है यानी माइनस, तो फिर पॉजिटिव कैसे कह रहे हो, यानी ये डिस्टेंस किसकी आएगी, माइनस। इमेज से जो भी दूरियां होती हैं वो v से दिखाई जाती हैं, v भी दिखा दीजिए। ठीक है, ये भी किसकी, ये भी इसी तरफ नापी जा रही है। ऑब्जेक्ट से जो भी डिस्टेंस होती है वो किससे दिखाते हो, u से, ये भी किसकी आएगी। अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट है, इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी भाषा क्या लिखेंगे, लिखिए, पहले डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, सभी लोग डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो इसकी विवेचना लिख लीजिए, लिखेंगे एस पी एस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, जिसके सामने बिंदु वस्तु ओ रखी है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण
अपवर्तन के पश्चात अवलंब की ओर झुक जाती है। इस किरण को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। और बिंदु M के सापेक्ष O, I और C के द्वारा बनने वाले कोण क्या क्या है आपका? O द्वारा अल्फा है, बीटा है और गामा। इन बिंदुओं की दूरियां लिख लीजिए। C से लेके N तक की दूरी -r, I से लेके N तक की दूरी -v और O से लेके N तक की दूरी -v, ठीक है। इसके बाद जो स्टार्टिंग होती है उसमें आप लगाएंगे स्नेल का लॉ, स्नेल लॉ, ठीक है। यहाँ पर स्नेल का जो लॉ आप लगाएंगे तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर ANG आ रहा है, जो प्रकाश किरण है वो एयर से किस में जा रही है? ग्लास, ठीक है। तो जो ANG है दिस वैल्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। यहाँ पर आपने स्नेल का लॉ लगाया। अब स्नेल के लॉ में एक कंडीशन आपको अपनानी पड़ेगी कि I और R के मान अगर बहुत छोटे हों, इफ I एंड R इज टू स्मॉल, ठीक है। उसमें कंडीशन है मैथमेटिक्स की कि अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू किसकी हो जाती है? थीटा। यही वाली कंडीशन हम यहाँ पर अपनाएंगे। क्या करेंगे? साइन I को हम मान लेंगे दिस इज इक्वल्स टू केवल I और साइन R केवल किसके बराबर हो जाएगा? नियरली इक्वल टू R। कहने का मतलब सिर्फ ये कि साइन I की जगह पर आप I रखेंगे और साइन R की जगह पर केवल रखेंगे R, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ANG इक्वल्स टू I अपॉन R, ठीक है। ये बार बार ANG लिखना पड़ेगा तो थोड़ी देर के लिए हम इसको ANG बाद में लिखेंगे, केवल N से अपना काम चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर है तो ये ANG लेकिन हम लिख नहीं रहे, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर I की वैल्यू आप निकालो तो I इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा N इंटू R। ये I इक्वल्स टू N इंटू R, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1, ठीक है। अब आफ्टर इट यहाँ पर आपको एंगल I और R के मान निकालने हैं भाई, इसको ध्यान से देख लो। I ये वाला एंगल है और R आपका ये वाला एंगल है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर इस पूरे त्रिभुज को कंसीडर करेंगे OMC को, ठीक है। मैं इसे इधर अलग से बना देता हूँ। ये एंगल आपने निकाला O, ये पॉइंट M, ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये C। इस पॉइंट में ये वाला एंगल आपका किसके बराबर है? I के। ये वाला एंगल बराबर है अल्फा के और बाहर ये जो बना एंगल है ये है आपका गामा, बाहर वाला। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? इस गामा की जो वैल्यू है वो इन दोनों के टोटल के, सही है ना। तो गामा इक्वल्स टू किसके आ जाएगा आपका? अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई इक्वल्स टू किसके? गामा, सही है। यहाँ से आई का मान क्या निकाल लें? गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही अब ये वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे ही किसका मान निकाल लो? आर का निकाल लो। तो आर के लिए दूसरा वाला ग्राफ, दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, दूसरा वाला त्रिभुज, और उसके लिए आप कंसीडर करेंगे त्रिभुज आई एम और सी, ठीक है। त्रिभुज आई एम सी में मैं एक बार फिर से बना देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में असुविधा ना हो। तो दिस इज बीटा, ये आपका आर और ये एंगल आपका गामा, ठीक है। तो अब इनमें क्या रिलेशन होगा कि गामा की जो वैल्यू है वो बीटा प्लस आर के बराबर होगी, और यहाँ से अगर आर का मान निकालें तो गामा माइनस, समझ में आ गया सभी के। तो अगले वाले स्टेप में मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और सीधे सीधे ट्राइंगल लिख लेंगे कि त्रिभुज किसको लिया था? ओ एम सी से, ठीक है। आई की वैल्यू क्या आ गई थी? गामा माइनस अल्फा, तथा त्रिभुज आई एम सी से, ठीक है। आर इक्वल्स टू किसके? गामा माइनस। अब आपको क्या करना है? ये आई और आर के मान समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 में रखना, ठीक है। लिखिए, यहां तक लिखिए। तो इन मानों को समीकरण 1 में लगा दीजिए। आई और आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा, आई की जगह पर आप रखेंगे गामा माइनस अल्फा इंटू एन और आर की जगह पर गामा माइनस, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब इसका काम हमारे लिए कुछ नहीं, इसको हटा दें।
अब इसके बाद यहाँ पर आपको अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पर ट्राइंगल का यूज करेंगे, त्रिभुजों का यूज करेंगे। तो अगर अल्फा की बात की जाए तो अल्फा का मान निकालने के लिए आपको त्रिभुज ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। ओ एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप त्रिभुज, ये ऐसा करिए, यहाँ से लिए ओ एन एम कर लीजिए। ओ त्रिभुज ओ एन एम से क्या लिखेंगे, tan अल्फा। और यहाँ पर भी अगर फिर से अगेन वही कहा जाए कि अल्फा का मान अगर अति सूक्ष्म हो तो ये वाली जो tan अल्फा की वैल्यू है ये लगभग किसके बराबर कर देंगे, अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की तो मान रखने हैं, ठीक है। अब tan का फॉर्मूला ध्यान करो, tan बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो इसका लंब क्या कहलाएगा पूरे का, mn, और आधार कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस, o से लेंगे n, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, mn अपॉन मतलब माइनस u, mn अपॉन -u, ठीक है। ये आपका अल्फा आ गया। ठीक ऐसे ही आपको बीटा का मान निकालने के लिए अब यहाँ पर त्रिभुज कौन सा वाला लेंगे, आई एन एम से, ठीक है। क्या लिखेंगे, tan बीटा दिस इज इक्वल्स टू बीटा, और क्या आ जाएगा एम एन अपॉन -v। समझ आया सभी के। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब बताओ सी एन एन से क्या वैल्यू आ जाएगी, तो त्रिभुज सी एन एम से tan गामा, तो कठिन है सरल है, ठीक है। एम एन अपॉन किसके, माइनस के आर। ये तीनों वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा और गामा। इन सब वैल्यू को कहाँ लगा दें, इक्वेशन नंबर सेकंड, इस वैल्यू में प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हटा के इनको बना देंगे, नोट कीजिए फटाफट। तो यहाँ से अब अल्फा बीटा और गामा के जो मान हैं वो मान आप इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें। तो अल्फा का वैल्यू, यहाँ इक्वेशन देखें, गामा की वैल्यू आपको पहले रखनी है, तो गामा के प्लेस पर रखा आपने एम एन माइनस आर, ठीक है। फिर अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, एम एन अपॉन माइनस का यू, ठीक है। यू नहीं बेटा, यू है, उसके बाद एन, ठीक है। और गामा की अगेन वैल्यू आपको प्लेस करनी है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू एम एन अपॉन माइनस आर, माइनस अगेन है बीटा की वैल्यू कितनी है, एम एन अपॉन माइनस का बी। अब यहाँ पर आपको इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। एम एन को आप दोनों तरफ से कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो यहीं पे कैंसिल करते हैं, स्टेप बचा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ पर बच्चा 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस का एन अपॉन आर, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस एन अपॉन बी, ओके। अब थोड़ा पक्षांतर कर लीजिए, क्या करें, आर वाले टर्म्स जिनमें 1 अपॉन आर दिखा रहा है उन्हें एक तरफ ले लीजिए, इस 1 अपॉन यू को इस तरफ, ठीक है। नीचे का क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर पक्षांतर कर लीजिए, एन अपॉन बी, जो उधर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल्स टू एन अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन आर। इसको आप कॉमन लेना चाहें कॉमन ले सकते हो, एन अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू एन माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, इट इज हेल्स प्रूव्ड, ठीक है। अब एक चीज जो रह गई, अगर आप अब यहाँ पर ए एन जी लिखना चाहें तो ए एन जी लिख लें, ए एन जी आ जाएगा सेम एज इट इज, ठीक है। कई बार n2 बटे n1 करके और दे रखा होता है, वहां पर n2 यहाँ दिखाई दे रहा होगा, n1 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए एयर की जगह पर आपको 1 लेना है और जी की जगह पर लेना है 2। अगले स्टेप में समझते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये फाइनल समीकरण आपके पास आया, ए एन जी अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, ए एन जी माइनस 1 अपॉन आर। ध्यान रखिए यही कंडीशन आपको उत्तल पृष्ठ के लिए भी मिलेगी, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे कॉनकेव सरफेस हो, इन बोथ कंडीशन ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। एक बार बोर्ड परीक्षा में इसकी जगह पर ए एन जी की जगह पर 1 and 2 करके दे रखा था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। 1 and 2 दे रखा हो तो 1 की जगह पर एयर और 2 की जगह पर ग्लास, या इसको आप अगर चाहो तो क्या लिख सकते हो, n2 बटे n1 लिख सकते हो। यहाँ तक चल के आना, अगर बोर्ड में इस तरीके का आए, ठीक है, तो क्या करेंगे, ए एन जी के प्लेस पर 1 and 2 और 1 and 2 को कैसे ब्रेक कर लो, n2 अपॉन n1 का मतलब हुआ कि जहां पर ए एन जी लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिख देंगे, n2 बटे n1 अपॉन बी
माइनस 1/u इक्वल्स टू सेम वही n2/n1 माइनस 1/r। ठीक है, बस इसे कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे, बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आपको मिले तो इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देना n1 से। बहुत सारा, कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जब आप n1 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर देंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा n1 के साथ में, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा n1 के साथ में, वो तो पूरी इक्वेशन में होगा। ठीक है, n1 के साथ यहाँ भी, n1 के साथ यहाँ भी, यहाँ का n1 कैंसिल, यहाँ का कैंसिल, क्या क्या बचेगा n2/p माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। पहचान सकते हो, वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला। और बच्चे इसमें चक्कर खा गए, जब ये आया बोर्ड में तो कंफ्यूज हो गए, छोड़ा है बहुत से। मैंने वही था, सिर्फ करना क्या था, ANG की जगह पर 1 and 2 करना। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो और टॉपिक, और उसके बाद अगले उत्तर प्रश्न के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।